मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, जब हम लोग क्लास 12th में थे, नहीं, जब हम लोग क्लास 10th में थे, जब 10th में थे सिर्फ भूगोल पढ़े थे। लेकिन जब हम लोग भूगोल किसको जानते हैं? भूगोल का मतलब हुआ वैसा सामाजिक शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग भूगोल बोलते हैं। और जब हम लोग 12th हम आते हैं तो यही भूगोल हमारा जो है, यही भूगोल हमारा कितना हो जाता है? ये दो शाखा में बढ़ जाता है, एक मानव भूगोल और एक हो जाता है आपका भौतिक भूगोल, है ना। यही दो शाखा में बढ़ जाता है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में, है ना। मानव भूगोल उसको कहते हैं जिसमें मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और भौतिक भूगोल उसको कहते हैं जिसमें हम लोग भौतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ गए? तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, तो ये वाला भूगोल आपको परिभाषित करने के लिए कह रहा है कि मानव भूगोल क्या है। ध्यान से देखिएगा, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उसे मानव भूगोल कहा जाता है। यानी जब मानव इस पृथ्वी पर आया था तो मानव पहले क्या करते थे? जानवर का शिकार करते थे, फल वगैरह खाते थे और कुछ नहीं करते थे, है ना। फिर धीरे धीरे वो खेती करना सीखा, फिर खेती का विकास किया, खेती करना सीखा, फिर धीरे धीरे सड़क बनाना सीखा, बिल्डिंग बनाना सीखा। यानी मानव के पास बुद्धि आते गया, टेक्नोलॉजी आते गया और मानव इस पर्यावरण में अपना प्रभाव छोड़ता गया। मतलब मानव और पर्यावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया है उसी का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में करते हैं। आगे कहा गया है कि फ्रेडरिक नर्जल कहते हैं, जो मानव भूगोल के पिता हैं, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, कौन है? फ्रेडरिक नर्जल हैं। फ्रेडरिक नर्जल कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है, मानव समाज और पृथ्वी के धरातल के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं, उसी को कहते हैं मानव भूगोल। बात समझे बच्चों? बात समझ गए? मानव भूगोल किसको कहते हैं? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलो, ये सवाल आएगा आपको 3 नंबर में आएगा, तो आराम से इसका आप लोग आंसर दे सकते हो, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट सवाल है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछा ही जाता है जनरली। आप लोग जितने भी नए बच्चे हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेना। आज जो है सभी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज आपका अपडेट कर दिया गया है। जितना भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज अपडेट कर दिया गया है, और आप लोग जो है सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिएगा। जो नए बच्चे हैं, ऐप को डाउनलोड कर लो भाई, है ना। और साथ ही साथ जो क्रैश कोर्स में नहीं ज्वाइन हुए, क्रैश कोर्स का प्राइस बहुत कम है, और जो प्रिंट ऑल पीडीएफ नोट्स है वो जाकर के आप लोग प्रिंट करा लो। और ये नंबर पे कॉल या मैसेज करना 9263 0240 92। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ नोट्स लेना है, जो क्रैश कोर्स में मैन बैच में, सफलता बैच में दिए हैं, जो बच्चा चाहते हैं कि सिर्फ हमको पीडीएफ नोट्स चाहिए और जो इंपॉर्टेंट दिए हैं 2 फाइल करके, इस नंबर पे कॉल करना, आपको दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज भी करोगे, आपको दे दिया जाएगा। पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना मात्र, ठीक है। टीम आपको बात कर लेगी। अब देखिएगा कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। 1 किलोमीटर क्षेत्रफल पर, नहीं 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर औसतन कितना जनसंख्या निवास कर रही है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहेंगे जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। या फिर अदर लैंग्वेज में, अदर भाषा में हम बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? या किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, प्रदेश या देश की जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब देखो, पीडी बराबर यानी पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व बराबर कितना हो जाएगा? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यानी जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किस में लीजिएगा? किलोमीटर स्क्वायर में, यानी वर्ग किलोमीटर में लीजिएगा। क्षेत्रफल को किस में लेना है? किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर में लेना है। इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है कि सार्क की स्थापना कब और कहां हुई? सार्क, जिसको दक्षिण में क्या कहा जाता है? दक्षेस कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? दक्षेस, दक्षिण क्षेत्रीय एशिया सहयोग संगठन, उसको कहा जाता है दक्षेस कहा जाता है। दक्षेस की स्थापना कैसे हुई, जिसको हम लोग सार्क बोलते हैं, उसके बारे में हम लोगों को पूछा गया है। आराम से इसको देखना है और इसका आंसर हम लोगों को देना है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सार्क का फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन,
यानी दक्षेस इसको हिंदी में कहा जाता है। दक्षेस का फुल फॉर्म हुआ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षेस का फुल फॉर्म क्या हुआ? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी अभी जो वर्तमान में है ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में, 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना होती है। इसका सचिवालय यानी मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित किया गया। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? इस संगठन को क्यों बनाया गया? इस संगठन को इसलिए बनाया ताकि क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक विकास हो सके। भारत के अड़ोस पड़ोस जितने भी देश हैं वो सारे देशों का क्षेत्रीय विकास हो सके और आर्थिक विकास हो सके। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को सार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सार्क के 7 सदस्य देश थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। लेकिन बाद में 2007 में अफगानिस्तान भी इसकी सदस्यता ले लिया, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। यानी सार्क में सदस्य देशों की संख्या अब कितना है? सार्क में सदस्य देशों की संख्या अब कितनी है? तो टोटल 8 हो गई। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन में सदस्य देशों की संख्या टोटल अब कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों के नाम बताइएगा। यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जहां है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां है उसके बारे में, उस राज्य के बारे में, 5 राज्य के बारे में आपको लिखने के लिए करा है। 5 राज्य के बारे में बताइए जहां जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.96 करोड़, लगभग 20 करोड़ मानिए। ये 2011 की डेटा के अनुसार है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये डेटा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना था? 19.96 करोड़, मतलब 20 करोड़। पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्या हो जाता है? बिहार की जनसंख्या 11.24 करोड़, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। उसके बाद पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 9.13 करोड़ तथा आंध्र प्रदेश की जनसंख्या 8.43 करोड़ हो जाता है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी इसमें गिना जाएगा। तो आपको 5 ही राज्य के बारे में लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा आपका उच्च जनसंख्या वाला राज्य। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और एक लिख दो मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक लिख दो, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपका आंसर इतना बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या पूछा गया है? लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? यानी देखोगे लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उसी को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिला है उसी को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि हम लोग पहले क्या लिखते हैं? स्त्री की जनसंख्या, पहले स्त्री की जनसंख्या, फिर बाद में पुरुष की जनसंख्या, गुना किससे करते हैं? 1000 से करते हैं। तब यहां क्या निकल जाता है? जनसंख्या घनत्व तो निकल, यानी लिंग अनुपात निकल जाता है। यानी स्त्री की जनसंख्या बटे पुरुष की जनसंख्या गुना 1000, उसको हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं हैं यानी स्त्रियां हैं, उसी को हम लोग लिंग अनुपात के नाम से जानते हैं। यह फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो फॉर्मूला है लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुष की संख्या गुना 1000, यहां 1000 होगा गुना 1000, तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आ गई? यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो कहलाता है। लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुष की संख्या गुना 1000। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर फॉर्मूला भूल गए तो फिर सवाल आपका नहीं बनेगा। ठीक है, इतना याद रहेगा, इतना आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 183 दिन का जो आंकड़ा है इसको बेस माना गया है। कोई भी मजदूर, कोई भी आदमी साल में 365 दिन 366 दिन होता है। अगर वो साल में 183 दिन काम करता है तो उसको मुख्य श्रमिक कहेंगे, और 183 दिन से कम दिन काम करता है, एक कम से कम 183 दिन या उससे ज्यादा काम करता है तो उसको मुख्य श्रमिक, और अगर 183 दिन से कम दिन काम करता है तो उसको सीमांत श्रमिक, और नहीं करता है तो अश्रमिक। ठीक है, तो यहां देखना है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। श्रमजीवी जनसंख्या किसको कहेंगे? जो मेहनत करता है, जो काम करता है, जो श्रमिक है, जो श्रमिक के कैटेगरी में आता है। किसके कैटेगरी में? श्रमिक के कैटेगरी में आता है। उसको आप लोगों को देखना है कि जो श्रमिक के कैटेगरी में आता है तो उसको हम लोग श्रमजीवी जनसंख्या बोलेंगे। श्रमजीवी जनसंख्या आर्थिक स्तर को देखते हुए भारत की जनसंख्या को 3 कैटेगरी में बांटा जा चुका है।
पहला हो जाएगा मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। तो यहां आपको यह डेटा याद रखना है कि मुख्य श्रमिक किसको कहेंगे। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति या वह श्रमिक जो एक साल में कम से कम 183 दिन लगभग 6 महीना काम करता है, तो उसको मुख्य श्रमिक बोलेंगे। और उसके बाद है सीमांत श्रमिक, वह व्यक्ति या वह श्रमिक जो एक साल में 183 दिन से भी कम दिन काम करता है, तो उसको हम लोग सीमांत श्रमिक बोलेंगे। लास्ट में हो जाता है अश्रमिक। अश्रमिक किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल काम करता ही नहीं है, किसी भी काम में हाथ नहीं लगाता है, किसी में कोई काम नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अश्रमिक। तो ये आपका श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन हुआ। आप मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में जब अंतर स्पष्ट करेंगे, तो ये 183 दिन वाला जो आंकड़ा है, ये जो आपका एनसीईआरटी में दिया है, इसको याद रखना। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि बताओ मुख्य श्रमिक कितना दिन काम करता है, कम से कम 183 दिन या उससे ज्यादा। सीमांत श्रमिक किससे कितना दिन काम करता है, तो 183 दिन से कम। समझ गए? उसके बाद अश्रमिक काम ही नहीं करता वो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग का बनना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए अगला सवाल क्या पूछा है। 2011 के अनुसार भारत में अश्रमिकों का अंश 60% था। अश्रमिक जो काम नहीं करते हैं, यानी जो इसलिए बेरोजगारी है, बेरोजगारों का प्रतिशत 60%, और मुख्य और सीमांत श्रमिक जो रोजगार हैं उनका लगभग 40%। भारत में देख रहे हो, भारत की जो सरकार है वो कह रही है कि हम रोजगार देंगे, 60% लोग बेरोजगार हैं, और कह रहे हो कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत जो है बहुत मजबूत देश बनेगा। कैसे बनेगा भाई? यहां तो लोगों को रोजगार नहीं है, अपना पेट पालने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए वो लोग दर बदर भटक रहे हैं। तो कैसे यहां फिर आपका देश आगे बढ़ रहा है? ठीक है, तो देश तो यहां आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको आप लोगों को याद रखनी है। अब चलिएगा, भारत की पूर्वी तट पर स्थित 4 मुख्य समुद्री पत्तन का नाम बताइए। पत्तन का मतलब होता है कि जो समुद्र के किनारे जहां सामान लोड और अनलोड किया जाता है, उसको कहेंगे क्या हम लोग? पत्तन कहेंगे ना। जहां सामान लोड और अनलोड किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पत्तन कहेंगे ना। बात समझे? तो पत्तन का मतलब क्या हुआ? पत्तन का मतलब क्या हुआ कि वह जहां से मतलब सामान लोड और अनलोड किया जाता है। बात समझे? जहां सामान लोड और अनलोड किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पत्तन बोलेंगे। बात समझे भाई? है ना। अब यहां देखो, आपको कह रहा है कि भारत के जो पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर मतलब किधर? इधर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इधर मतलब आप चले जाइए, हम हाथ दिखाएंगे तो नहीं होगा, है ना। मैप होता तो बता सकते थे। तो बांग्लादेश यानी पश्चिम बंगाल से स्टार्ट कीजिए और समुद्र के कोने कोने जाइए, वो आपका पूर्वी तट। इधर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये पश्चिमी तट हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्वी तट पर कौन कौन से मुख्य पत्तन आते हैं वो चीज आपको पूछा गया है। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, यहां कहा जाता है कांडला पत्तन उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य पूर्व में आता, यानी पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे आता ना, तो वो पूरा पूर्वी राज्य है ना भारत का। तो उड़ीसा राज्य में कांडला पत्तन है समुद्र के किनारे। विशाखापट्टनम पत्तन आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कहां है? पूर्वी तट पर है भारत का। तो आंध्र प्रदेश जो है, विशाखापट्टनम पत्तन वहां पाया जाता है। हल्दिया पत्तन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल कहां है? पूर्वी तट पर है। तमिलनाडु पूर्वी तट पर है, तो तमिलनाडु में चेन्नई पत्तन पाया जाता है। उसके बाद ये चारों पत्तन आपका पूर्वी तट पर है। और बोलिएगा कि सर पश्चिमी तट पर कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी तट पर गुजरात का कांडला पत्तन हो जाएगा, महाराष्ट्र का मुंबई पत्तन हो जाएगा, गोवा का मार्मागांव पत्तन हो जाएगा। ये सब आपके पश्चिमी तट के पत्तन हैं। ठीक है, तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट कब समझ में आएगा? जब आप मैप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य। आपको पता ही है कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है भारत देश, 3 तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है। इतना आप लोग याद रखना। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम बताइएगा। नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त होता है, 2 मुख्य चीज है, एक है यूरेनियम, एक है थोरियम। तो यूरेनियम और थोरियम का संक्षेपण से नाभिकीय ऊर्जा बनाता है, और नाभिकीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की जाती है और ऊर्जा उत्पादन की जाती है, और उसी से बनता है परमाणु बम। ठीक है, तो सभी देश के पास जो परमाणु भट्टी है, हमारे देश के पास परमाणु भट्टी है, तो परमाणु भट्टी से जो ऊर्जा निकलता है उसका प्रयोग हम लोग बिजली उत्पादन में करते हैं, उसका प्रयोग हम लोग अलग अलग चीज का उत्पादन में करते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा 2 तत्वों से मिलता है, कौन कौन सा? यूरेनियम और थोरियम। ये पढ़े हैं 10th क्लास में केमिस्ट्री में। इसी से आपका परमाणु बम बनता है। तो भारत देश जो परमाणु
ऊर्जा यानी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न कर रही है, वो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए। और उसी से हम लोगों का एटम बम बनता है, परमाणु बम बनता है, ब्रह्मोस मिसाइल, है ना, अग्नि मिसाइल, ये सब जो टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, किससे बनता है? ये सबसे बनता है। आज इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर नजर बना के रखा है, क्योंकि ईरान चाहता है कि हम परमाणु बम बनाएं। ईरान को और इजराइल को यह लगता है कि ईरान ईरान और सॉरी अमेरिका और इजराइल को यह लगता है कि ईरान परमाणु भट्टी जो बैठाया है ऊर्जा उत्पादन करने के बहाने से कहीं ना वो बम न बना ले, ठीक है, एटॉमिक बम न बना ले। इसीलिए अब देखो, नाभिकीय ऊर्जा ने न्यूक्लियर पावर को ही हम लोग परमाणु ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यूरेनियम परमाणु संख्या इतना 92 होता है, तथा थोरियम जिसकी परमाणु संख्या 90 होती है। आदि परमाणु खनिजों के अणुओं के नियंत्रित दशाओं में विघटन से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है, ये याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र निम्नलिखित है, तो आपको ये याद रखना है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ये आपका महाराष्ट्र में आता है, भारत का सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। तो यहां देखोगे, ये भारत के राज्य महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। यहां 4 नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं जो विद्युत शक्ति उत्पादन करती है। यह भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है जो 28 अक्टूबर 1969 को स्थापित किया गया। इसका निर्माण अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा किया गया था। यानी सबसे पहला भारत का जो परमाणु भट्टी बैठाया गया वह अमेरिका के सहयोग से। दूसरा है कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। तो यह कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कैंगा नामक स्थान पर काली नदी के किनारे निर्मित है। भारत में वर्तमान में 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है। गंगा, उसके बाद हो जाएगा नरोरा। तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र यह यूपी यानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा गांव में स्थित है। नरोरा नामक स्थान पर स्थित है, यह गंगा नदी के तट पर है। उसके बाद हो जाएगा रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह 1965 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। यह रावत भाटा कोटा से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। तो कभी कभी रावत भट्टा की जगह कोटा भी दे देगा, तो रावत भट्टा है राजस्थान में, है ना, नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो ये है आपके 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, इसके बारे में आप लोगों को याद रखनी है। बात समझ में आ गई? चलो अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर है। अब यहां देखिएगा, हरित क्रांति की व्याख्या करें। देखिएगा, भारत में जब अनाज की कमी हो रही थी, अकाल आया था, तो उस समय किसानों को कृषि क्षेत्र में अलग अलग चीज अपनाने के लिए दिया गया, बीज, नया बीज, खाद, उसके बाद नया टेक्निक के माध्यम से खेती करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी और सामान भी उपलब्ध कराया गया। इसी परिवर्तन को हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1860 में हुई थी, स्वामी एस नाथन की अगुवाई में, ठीक है। तो जब देश में अनाज की खपत हो गई, जब देश में अनाज की कमी हो गई, तो किसान लोगों ने क्या किया, अपने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाया। उसी को हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। ध्यान से देखिएगा, 1960 के दशक में भारत के खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनाई गई नीति को हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। वास्तव में यानी हकीकत में इस काल में अधिक उत्पादन देने वाली गेहूं मैक्सिको और चावल फिलीपींस की किस्मों को पैकेज औद्योगिक प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ अपनाया गया। यानी जब देश में अनाज की कमी हो गई, अनाज की खपत हो गई, तो चावल लाया गया फिलीपींस से, चावल का बीज वहां से लाया गया फिलीपींस से, और जो आपका गेहूं है वह मैक्सिको से लाया गया। नया नया बीज लाया गया अलग अलग देश से, बाहरी से, मैक्सिको और फिलीपींस से। और यह गेहूं चावल को पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, सिंचाई वाला क्षेत्र में अच्छे से बोया गया, वो अच्छी तरीके से खेती किया गया। और इसके बाद क्या हुआ, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, जिसके कारण उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। इस प्रौद्योगिकी की सफलता के लिए सिंचाई से निश्चित जल आपूर्ति अपेक्षित थी, यानी काफी ज्यादा सिंचाई किया गया। हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश जैसे उर्वरक, कीटनाशक दवाई, कृषि यंत्र आदि कृषि आधारित उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया। कृषि विकास की इस नीति से देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। यानी कृषि विकास की इस नीति से देश क्या बन गया, आत्मनिर्भर बन गया। अब हम लोग को दूसरा देश से सामान नहीं खरीदना पड़ रहा था खाने के लिए, है ना, चावल गेहूं नहीं खरीदना पड़ रहा था, आत्मनिर्भर हुआ। लेकिन शुरुआत में विशेषकर 1970 के दशक के अंत तक हरित क्रांति देश में सिंचित भागों तक ही सीमित थी। फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी। इसके बाद ये प्रौद्योगिकी मध्य भारत तथा पूर्वी भारत में फैली, मतलब ये टेक्निक पूरे देश में फैल गया। हरित क्रांति का दूरगामी प्रभाव यह हुआ कि रासायनिक खाद और अधिक सिंचाई के कारण कृषि भूमि का निम्नीकरण हुआ
और उत्पादन में कमी भी आई, है ना। वो होता नहीं कि जब आप खेत का काफी ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना। निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यानी जब ज्यादा से ज्यादा सिंचाई किया जाने लगा, ज्यादा से ज्यादा खाद का प्रयोग किया जाने लगा, तो फिर क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई, ज्यादा से ज्यादा खाद का प्रयोग जब होने लगा तो फिर कृषि की गुणवत्ता घट गई, मतलब कृषि जमीन का जो उर्वरक शक्ति वो घट गया, अब उत्पादन कम होने लगा। हरियाणा और पंजाब में यह चीज दिखने के लिए लगा है। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि झूम, मिल्पा और लदांग क्या है। देखिएगा, हमारे देश में पहले के जमाने में जो जंगल को जलाकर के आदि मानव लोग खेती करते थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। उसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। तो वही चीज लिखना है कि झूम, मिल्पा या लदांग क्या है। ये तीनों स्थानांतरित कृषि के नाम है। स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कहा जाता है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है, और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में इसको झूम कहा जाता है ना। लिख दिया है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा तथा मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदांग के नाम से जाना जाता है। यह है आपकी झूम की कृषि। बात समझ में आ गई। झूम की खेती किसको कहते हैं, झूम की खेती के बारे में लिखे हैं तो इतना आप लोग लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। मानव विकास के उपागम की चर्चा करें। मानव विकास तो समझते हो, मानव छात्र शिक्षा स्वास्थ्य और संसाधन के आधार पर मानव जो विकास कर रहा है उसी को कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। अब मानव विकास के उपागम के बारे में चर्चा करनी है। कितने इसके अप्रोच हैं, 4 हैं। आय उपागम, क्षमता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और कल्याण उपागम। समझ गए, यानी मानव विकास के स्तंभ, मानव विकास के उपागम 4 हैं, मानव विकास के स्तंभ भी 4 हैं, मानव विकास के क्षेत्र 3 हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों को देखना है। क्या कह रहा है, सबसे पहला उपागम, ये सबसे पुरानी उपागम है, आय उपागम। आय उपागम मानव विकास का पुराने उपागमों में से एक है। इसके अंतर्गत मानव विकास का आय के साथ जोड़कर विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। ठीक है, क्षमता उपागम आ जाएंगे, कैपेसिटी अप्रोच। इसमें मानव का संसाधनों के क्षेत्र में पहुंच बढ़ने से उनके क्षमताओं का निर्माण भी बढ़ जाता है, जो मानव विकास की कुंजी है। यह किसने दिया था, यह प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। बात समझे, है ना। क्षमता उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। कौन थे जी, अर्थशास्त्री थे। उसके बाद है कल्याण उपागम, है ना। यह उपागम स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि बुनियादी ढांचा पर सरकारी खर्च का तर्क देती है। सरकार कल्याण पर व्यय करके मानव विकास के स्तर को ऊंचा करने का जिम्मेदार रखता है। ठीक है, ये हो जाएगा कल्याण उपागम। उसके बाद हो जाएगा आधारभूत आवश्यकता उपागम, जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था। यह उपागम मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इतना आप लोग याद रखेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से 4 उपागम है, तो आपको याद रखना है मानव विकास के उपागम, आय उपागम, क्षमता उपागम, उसके बाद कल्याण उपागम, उसके बाद आधारभूत आवश्यकता उपागम। बात समझ में आ गई। इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा कि नहीं, बात समझे कि नहीं। ठीक है, चलो इतना याद रहेगा। अब अगला देखो, साक्षरता क्या होता है, साक्षरता को परिभाषित कीजिए। साक्षरता का मतलब हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को पढ़ने लिखने जानता हो और उस भाषा में अपना नाम को लिखने या पढ़ने जानता हो, तो उसको हम लोग कहेंगे साक्षरता। जो भी व्यक्ति पढ़ और लिख सकता है किसी भी भाषा को, हमारी जो राजकीय भाषा है उसको अगर हम पढ़ने के साथ लिखने भी जानता तो हम साक्षर कहलाएंगे। और भारतीय जनगणना विभाग कहती है कि कोई भी आदमी हो, वो अगर अपना नाम को किसी भी भाषा में लिखता है और पढ़ता भी है तो उसको साक्षर माना जाएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे क्या कहा जाएगा, साक्षर माना जाएगा। साक्षरता किस बात पर डिपेंड करता है, यानी एजुकेशन पर, एजुकेशन शिक्षा पर डिपेंड करता है। वहां कितना ज्यादा शिक्षा है, कितना कम है, ये इसकी गारंटी कौन देता है, साक्षरता देती है। बात समझ में आ गई। ऊर्जा के अनवीकरणीय परंपरागत या परंपरागत स्रोत कौन है, अनवीकरणीय जिसको नया नहीं किया जा सकता है, परंपरागत जो परंपरा से चलते आ रहा है, किसको, कोयला, पेट्रोल, ये परंपरागत है, परंपरा से चलते आ रहा है बाप दादा के जमाने से। अनवीकरणीय है, मतलब इसको नया नहीं कर सकते, जो इसको नया कर सकते वो नवीकरणीय है, और जिसको नया नहीं कर सकते वो अनवीकरणीय है। बात समझे। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत वह स्रोत हैं जिसका भंडार सीमित है। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और आदि आ जाते हैं। ये क्या है, परंपरागत स्रोत है जिसको अनवीकरणीय कहते हैं, कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस। और अगर बोलेंगे नवीकरणीय क्या है और अगर बोलेंगे कि नवीकरणीय क्या है, तो ये बताओ कि जो आपका नवीकरणीय के अंतर्गत सौर ऊर्जा आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा, ज्वार भाटा वाला जो ऊर्जा मिलता है
वो आ जाएगा जिसको हम लोग नया कर सकते हैं, वो हमारा नवीकरणीय के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल है मैग्नीज क्या है भाई? तो मैग्नीज को तो हम लोग जानते हैं कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर के इस्पात बनता है। तो मैग्नीज एक प्रकार का खनिज है जिसका सूत्र होता है Mn, समझ गए? तो मैग्नीज लौह अयस्क के परगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसका उपयोग लौह मिश्र धातु तथा विनिर्माण में भी किया जाता है। उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, उड़ीसा की मुख्य खदानें भारत की लौह अयस्क की खदानें हैं, याद रखना। तो मैग्नीज क्या है भाई? तो कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर के क्या बनाते हैं? कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर के इस्पात बनता है। कच्चा लोहा कोई काम का नहीं होता, बात समझे? कच्चा लोहा को ऐसे हाथ से पकड़ोगे ना, टूट जाएगा। जब तक उसमें मैग्नीज नहीं मिलाएंगे, Mn नहीं मिलाएंगे, तब तक वो इस्पात नहीं बनेगा, समझ गए? और इस्पात से ही आपका सामान बनता है। तो कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर के क्या बनाया जाता है? इस्पात बनाया जाता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल है कि स्मॉग क्या है भाई? आप लोगों का जो है इंग्लिश का बुक पर्सन वाला सिलेबस कल कंप्लीट हो गया है। ऐप में आप लोगों का इंग्लिश का जो पोएट्री सेक्शन है वो खत्म हो गया है कल, बात समझे? कल आप लोगों का इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसी तरह से आपका जो हिंदी सेक्शन है बाबू, हिंदी सेक्शन का 5 क्लास चलेगा। कितना? 5 क्लास चलेगा। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 तक हिंदी का काव्यखंड आपका एप्लीकेशन में खत्म होगा, ऐप में, बैच में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब देखेंगे उसके बाद आपका हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर ही बचेगा। 2 ही क्लास चलेगा, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, और इधर महामैराथन चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज आप लोगों को याद रखना है। अब देखो स्मोग क्या है भाई? तो स्मोग अभी तो देख रहे हैं ना, अभी ठंडी का मौसम है, तो अभी जो धुआं दिखता है, अभी हम आ रहे थे, है ना, गांव से जब आ रहे थे तो उधर मौसम बिल्कुल क्लियर था, साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे हम शहर में एंट्री किए, गाड़ी जैसे एंट्री किए, शहर में आए, तो धुआं दिख रहा था चारों तरफ से, है ना। चारों तरफ से क्या हुआ था? धुआं दिख रहा था। क्यों? शहर में गाड़ी का धुआं दिख रहा था चारों तरफ से। तब लग रहा था कि यहाँ कहाँ से वो ठंडी का स्मोग आ गया, मतलब ओस कहाँ से आ गया? तो वो इस ओस नहीं है, वो धुआं है, स्मोग कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? स्मोग। वायु सॉरी, ये वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। स्मोग कम बनता है तो ये वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। कोहरे, धूल और वायु प्रदूषकों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और अन्य प्रदूषकों का एक जहरीला संयोजन है जो जमीनी स्तर के ओजोन की घनी परत उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करता है, स्मोग कहलाता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्मोग कहेंगे। बात समझे बाबू? कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। तो टोटल जो लक्ष्य रखा गया था कितना का? टोटल आपका जो लक्ष्य रखा गया था 15 सब्जेक्टिव का, तो 15 सब्जेक्टिव मैंने आपको कवर करा दिया। उम्मीद करते हैं कि ये सब सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो आप आराम से इसको बना सकते हो। क्या ये सब सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो क्या इसको आप नहीं बना सकते हैं? आराम से इसको आप बना सकते हैं। ये 15 के 15 सवाल आपको याद होगा। और मैं आप लोगों को फिर बता देता हूं, जो भी इंग्लिश क्लास का प्रोज सेक्शन आपका यूट्यूब में हुआ था, पोएट्री सेक्शन आपका डे 5 तक ऐप में पढ़ा दिया गया है। तो ऐप में जाकर के देख लो भाई। पोएट्री सेक्शन ज्यादा लंबा लंबा क्लास नहीं लिए हैं, क्योंकि ज्यादा क्लास की संख्या नहीं है, मात्र 5 क्लास है, डे 1 डे से लेकर के डे 5 तक। उसको कर लेना, इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि सर कोर्स में इंग्लिश काहे ने कंप्लीट किए? क्यों नहीं भाई, सारा सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लिए हैं। आपका साइकोलॉजी हम कंप्लीट कर दिए, होम साइंस कंप्लीट कर दिए, ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिए, पॉलिटिकल साइंस आपका कंप्लीट कर दिए, इंग्लिश कंप्लीट कर दिए। ठीक है, बचा क्या है? बचा है आपका जो है हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, और जो आपका इकोनॉमिक्स वाला क्लास है वो आपका एप्लीकेशन में होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहिएगा कि सर बैच में तो सारी चीज कंप्लीट नहीं कराए हैं, तो भाई सारा चीज यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है। हम लोग बैच को भी लेकर बैच में ही बहुत सारा चीज खिलाया जाता है। अब तो अगली साल जो आएगी तो वो लगभग तो पूरा बैच में ही होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाता है, यूट्यूब में 3 नोटिफिकेशन देता है, यूट्यूब में मैक्सिमम 3 ही क्लास ले सकते हैं। क्लास समाप्त अब करते हैं, अगले क्लास में आप लोग आइए। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।